हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी गुड एट होम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सम कॉमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो आप देखोगे इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, उतनी चीज़ें आपको याद करनी है और इतने से ही आपके कॉम्पिटिटिव वाले या बोर्ड वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कॉमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। अब सबसे पहले डिफरेंस समझ लेना, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। जो बैटरी होती है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। हम सेल्स को जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो एक जो कॉम्बिनेशन बनता है सेल्स का उसे हम बोलते हैं बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज़, इसको हम बोलते हैं बैटरी। जब कभी भी सेल और बैटरी की बात एक साथ हो रही हो तो आप समझ जाना सेल एक सिंगल यूनिट है और बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं जिनको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अब जो कॉमर्शियल सेल हैं ये हमने दो टाइप के कैटेगराइज कर रखे हैं। एक है प्राइमरी सेल और दूसरा है सेकेंडरी सेल। एक अलग टाइप का सेल हमें पढ़ना है, लास्ट में पढ़ेंगे फ्यूल सेल। तो बेसिकली हमें ये थ्री टाइप के सेल पढ़ने हैं, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। मेनली ये कॉमर्शियल सेल्स हैं। प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जिनको हम वन टाइम यूज़ करते हैं। जो सेकेंडरी सेल होते हैं इसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं। प्राइमरी सेल जो होते हैं ये नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं, जबकि सेकेंडरी सेल जो होते हैं ये रिचार्जेबल सेल होते हैं। यानी कि आप इसे रिचार्ज करके बार बार यूज़ कर सकते हो। अब रिचार्ज करने का मतलब हुआ इधर जो रिएक्शन चल रही होगी सेल के अंदर वो रिवर्सिबल होंगे, जबकि प्राइमरी सेल में रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है। आई होप कि यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल में जो डिफरेंस है वो बेसिकली ये डिफरेंसेस हैं। अब प्राइमरी सेल में जो हमें पढ़ना है वो दो सेल पढ़ने हैं। एक पढ़ना है ड्राई सेल और दूसरा पढ़ना है हमें बटन सेल। ये दो सेल हमें पढ़ने हैं प्राइमरी सेल में। सेकेंडरी सेल में भी हमें दो सेल पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमें लेड स्टोरेज बैटरी और एक पढ़ना है निकल कैडमियम सेल या इसे निकल कैडमियम बैटरी भी कहते हैं। ये चार हमें प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में पढ़ने हैं और एक अलग टाइप का सेल पढ़ना है दैट इज़ फ्यूल सेल। ये हमें इस टॉपिक में आज कवर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ड्राई सेल। ये हमारा प्राइमरी सेल जिसमें हमने पढ़ना है ये ड्राई सेल। तो ये ड्राई सेल का डायग्राम है। आप देखो ये बीच में कार्बन की रॉड जो एक्ट करती है एज कैथोड। आपको मालूम है यहाँ पे आपको ये पता है कि गैल्वेनिक सेल में जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो जब बैटरी अपने आप काम करती है यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो एनोड बनता है नेगेटिव टर्मिनल एंड कैथोड बनता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे जो कैथोड लिया गया है ये ग्रेफाइट की रॉड है, ये बनाया गया है कैथोड। और ये जो कवरिंग है बैटरी की, जो कवरिंग होती है वो जिंक की होती है, इसे बनाया गया है एनोड। और ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कार्बन की रॉड के चारों तरफ एक मिक्सचर रखा होता है कार्बन और मैंगनीज डाइऑक्साइड का। उसके बाद एक पोरस पेपर जो सेपरेट करता है इस पेस्ट को कार्बन और MnO2 के पाउडर से। तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट रखा होता है जिंक और मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड MnO2 के बीच में। अब यहाँ पे जो आपको देखना है कि इसका जो वोल्टेज सप्लाई होता है नॉर्मली जो वोल्टेज सप्लाइड होता है वो होता है 1.25 से लेकर के 1.5 वोल्ट तक। नॉर्मली आपने देखा होगा जो बैटरी हम मार्केट से परचेज़ करके लाते हैं, जो टीवी के रिमोट में यूज़ करते हैं या टॉर्च में यूज़ करते हैं, यही वाली बैटरी होती है और वहाँ पे लिखा होता है प्लस 1.5 वोल्ट। यानी कि जब बैटरी में करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना आता है 1.5 वोल्ट।
जब करंट फ्लो करना शुरू कर देते हैं, बैटरी यूज़ होना शुरू होती है, तो ये वोल्टेज धीरे धीरे ड्रॉप होता जाता है। तो यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन और कैथोड पे जो रिएक्शन होती हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। तो हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड। अब देखो एनोड किसका बनाया गया है? जिंक का। तो जिंक ही यहाँ पे ऑक्सीडाइज करता है, जिंक ऑक्सीडाइज करता है, और आपको मालूम है जिंक ऑक्सीडाइज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसके बाद आता है रिएक्शन एट कैथोड। अब देखो कैथोड हमारा किसका है? ग्रेफाइट की रॉड होती है, कार्बन की रॉड होती है। अब कैथोड पे बेसिकली होता क्या है, ये जो अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम आयन है, अब जो रिएक्शन कैथोड पे होती है उसमें अमोनियम आयन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देता है, और यहाँ पे कैथोड पे लिबरेट होती है हाइड्रोजन गैस। देखो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। अब ये जो अमोनिया यहाँ से रिलीज होती है और जो हाइड्रोजन गैस, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो यहाँ पे पड़ा हुआ होता है कैथोड के बगल में, वो उस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करता है और ये बनाता है मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। तो आप देखोगे ये +4 से कहाँ चला गया? +3 में चला गया, और 0 से हाइड्रोजन कहाँ चला गया? +1 में। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा दिया और ख़ुद को रिड्यूस करा दिया। अब जो ये अमोनिया गैस निकली है, इस अमोनिया गैस को जो Zn2 पॉजिटिव है वो एब्जॉर्ब करके बना लेता है कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स होता है ये टेट्रामीन जिंक आयन, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसी के सिमिलर आपसे और पूछा जाता है कि आप अगर अल्कलाइन बैटरी हो तो रिएक्शन क्या होगी? तो जो अल्कलाइन ड्राई सेल होता है, अल्कलाइन ड्राई सेल में सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि अल्कलाइन सेल में हम KOH का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। उसके यूज़ करने से जो जिंक है एनोड पे, एट एनोड, वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन करके जिंक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और रिलीज तो 2 ही इलेक्ट्रॉन करेगा। जो कैथोड पे रिएक्शन होती है वो मैग्नीज डाइऑक्साइड वाटर के साथ जो पेस्ट बनाया होता है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके बना लेता है अगेन मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे बन जाएगा 2OH-। बैलेंस करेंगे तो ये 2MnO2 और यहाँ पे 2MnOOH। आप चाहो तो ओवरऑल रिएक्शन लिख सकते हो। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए आपको एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन को ऐड करना होता है। इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल्ड आउट, इवन हाइड्रोक्साइड आयन विल बी कैंसिल्ड आउट। जो बचेगा वो कौन बचेगा? जिंक सॉलिड प्लस 2MnO2 प्लस 2H2O, जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस 2MnOOH, मैग्नीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। अब देखो ये जो अल्कलाइन बैटरी होती है ये थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट होती है विथ रिस्पेक्ट टू ड्राई सेल। तो अल्कलाइन ड्राई सेल का लाइफ टाइम ऑलमोस्ट 4 टाइम्स होता है। और अगर हम बात करें इस वाले सेल में अमोनियम क्लोराइड होने की वजह से आप कहते हो कि मीडियम कैसा है? एसिडिक है, तो आप इसे एसिडिक ड्राई सेल बोल देते हो। और यहाँ पे एक्वस KOH होने की वजह से हम इसे अल्कलाइन ड्राई सेल बोल देते हैं। तो अगर कभी अल्कलाइन ड्राई सेल पूछा जाए तो आप क्या करोगे? अमोनियम क्लोराइड की जगह पे हम एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अब होता क्या है कि जो एसिडिक सेल होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड एसिडिक सॉल्ट होने की वजह से जिंक का कोरोजन ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? कम होती है। और ये कोरोजन तब भी होता है जब हम बैटरी को यूज़ नहीं करते। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि नॉर्मली जब आप बैटरी को यूज़ ना कर रहे हो तो आप बैटरी को उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बाहर निकाल के रखो जहाँ पे आप इसे यूज़ करते हो। देर तक अगर ये अनयूज्ड बैटरी आपके डिवाइस में रहेगी, जैसे टॉर्च में है या फिर टीवी के रिमोट में है, तो आप देखोगे बैटरी में आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद उसमें लीकेज आ जाता है, क्योंकि जिंक जो है वो कोरोड हो जाती है बिकॉज ऑफ एसिडिक अमोनियम क्लोराइड।
अगर कभी आपको एसिडिक ड्राई सेल की कंप्लीट रिएक्शन पूछी जाती है तो आप क्या करोगे, इस वाले हाफ सेल रिएक्शन को और इस वाले हाफ रिएक्शन को, इन दोनों को ऐड करके बता दोगे। जैसे अगर इन दोनों को ऐड करो तो आप देखोगे ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और रह क्या जाएगा, रह जाएगा जिंक प्लस 2 अमोनियम आयन फॉर्म Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 अमोनिया प्लस H2। ये हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन ऑफ एसिडिक ड्राई सेल। आई होप कि अब आपको ये सेल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नाउ प्राइमरी सेल में ये हमारा दूसरा है बटन सेल। अब बटन सेल को हम मरकरी सेल भी बोलते हैं, मरकरी सेल, या फिर इसे बोल दिया जाता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड बटन सेल। क्योंकि मर्क्यूरिक ऑक्साइड कार्बन यानी कि ग्रेफाइट के साथ मिक्स करके नॉर्मली हम कैथोड बनाते हैं। तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बटन सेल। अब देखो इसमें जिंक का एनोड बना हुआ है, एनोड इज ऑफ जिंक मेटल। मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड ग्रेफाइट ये कैथोड बनाए हुए हैं और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो है KOH सैचुरेटेड विद जिंक ऑक्साइड। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मेनली कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बाकी सब आप देखो, बाकी तो इसके आउटर पार्ट शो किए गए हैं, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एनोड किसका, कैथोड किसका, इलेक्ट्रोलाइट किसका और इसकी वोल्टेज सप्लाई कितनी। तो इसकी जो वोल्टेज सप्लाइड होती है वो रफली होती है 1.35 वोल्ट, बटन सेल की वोल्टेज सप्लाई। अब इन्हें बटन सेल जो बोला जाता है इनके शेप की वजह से, इनका जो साइज़ और शेप होता है बिल्कुल बटन जैसा होता है। आपने देखा होगा कि ये यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली हियरिंग एड्स में, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस में, टॉयज़ के अंदर इन बटन सेल को यूज़ किया जाता है जो साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं। अब इस बटन सेल में रिएक्शन कौन कौन सी होती है एनोड पे और कैथोड पे वो देखते हैं। तो रिएक्शन एट एनोड, तो आप देख रहे हो एनोड तो जिंक का बना हुआ है, तो जिंक का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या करता है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड खुद को करता है ऑक्सीडाइज। अब जो कैथोड पे रिएक्शन होती है, तो कैथोड जिसका बना हुआ है मरकरी ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करके खुद को ही रिड्यूस करा देता है। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो आप देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, OH आयन, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, वाटर भी कैंसिल। अब जो बच जाएगा उससे हमें पता चल जाएगा ओवरऑल रिएक्शन इन बटन सेल। ये आ गई हमारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन इन बटन सेल। आप देखोगे इस बटन सेल में कहीं पे आयंस नहीं पड़े हुए हैं, तो इसका जो वोल्टेज सप्लाई होता है ये कांस्टेंट वोल्टेज देता है। तो आयंस के एब्सेंस की होने की वजह से यहाँ पे जो वोल्टेज सप्लाई होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि थ्रू आउट आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, 1.35। जब सेल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखोगे वोल्टेज ड्रॉप 0 तक आ जाएगा, यानी कि आपको थ्रू आउट द यूज़ आपको ये नहीं पता चलता है कि वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है और सेल बेकार होने वाला है या सेल आउट ऑफ यूज़ होने वाला है या बैटरी डिस्चार्ज कर रही है। जब तक आप इसे यूज़ करोगे तब तक कांस्टेंट सप्लाई मिलती है 1.35 वोल्ट की। आई होप कि अब आपको बटन सेल भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकेंडरी सेल में सबसे पहला जो केस है दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि बैटरी इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स
और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने सेल का है, 1 2 3 4 5 6। ये अलग अलग जो कंपार्टमेंट टाइप के बने हुए हैं, ये अलग अलग सेल्स हैं। और लेड स्टोरेज बैटरी की बात करें तो आप कार की बैटरी का एग्जांपल ले लो या इन्वर्टर की बैटरी का एग्जांपल ले लो, बेसिकली उसी बैटरी का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है। अब यहाँ पे देखो, हर एक जो कंपार्टमेंट है ये बेसिकली 2 वोल्ट सप्लाई करता है। तो आप देखो ये टोटल कितना वोल्ट सप्लाई हो जाएगा, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे होती है। तो जो वोल्टेज सप्लाइड है लेड स्टोरेज बैटरी से वो कितना होता है, 12 वोल्ट। अब इसमें देखो, एक कंपार्टमेंट को यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे जो एनोड होता है, एनोड किसका होता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो एनोड, ये बनाया गया है लेड का। और जो कैथोड होता है ये भी लेड का होता है, बट इस पर जो कोटिंग होती है ऊपर लेड डाई ऑक्साइड की, यानी कि दोनों ही मटेरियल किसके होते हैं, लेड के। और जो बीच में सॉल्यूशन भरा होता है, यानी कि अगर मैं इसे कंपार्टमेंट में बंद कर दूं तो ये पूरे कंपार्टमेंट को बंद करने के बाद यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है बेसिकली इनके बीच में, वो कौन है, वो है सल्फ्यूरिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन। नॉर्मली ये 38% सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे लेड बी एनोड, लेड डाइऑक्साइड का कैथोड, तो जो रिएक्शन होती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहाँ पे रिएक्शन एट एनोड, लेड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है, तो बेसिकली वो सल्फेट आयन के साथ कंबाइन करके बनाता है लेड सल्फेट। तो ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बनाता है लेड सल्फेट। तो लेड सॉलिड स्टेट में है, लेड सल्फेट भी सॉलिड स्टेट में। ये तो हो गया एनोड की रिएक्शन। जो रिएक्शन कैथोड पे होती है, कैथोड पे प्रेजेंट जो लेड डाइऑक्साइड होता है वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। सल्फेट आयन 4H पॉजिटिव रिसीव करता है 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी बनता है लेड सल्फेट, प्लस साथ में बनता है 2H2O। ये भी लेड सल्फेट क्या है, सॉलिड। अगर इन दोनों रिएक्शन को हम कंबाइन करें तो हमें मिल जाएगी ओवरऑल रिएक्शन। जो ओवरऑल रिएक्शन मिलती है वो देखो क्या मिल जाएगी, लेड सॉलिड प्लस लेड डाई ऑक्साइड सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल, और प्रोडक्ट साइड क्या बच जाएगा, 2PbSO4 विच इज़ अगेन सॉलिड प्लस 2H2। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जब बैटरी ऑपरेट की जाती है। तो बैटरी जब ऑपरेट करेगी तो आप देखो, एनोड लेड का, कैथोड लेड डाइऑक्साइड का, दोनों ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया। तो आप देखो इन दोनों को कंबाइंड करके आप कितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि एट ए टाइम अगर 1 मोल लेड का लगता है, 1 मोल लेड डाइऑक्साइड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कंज्यूम होंगे 2 मोल्स, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड फॉर एनोड एज वेल एज फॉर कैथोड। ये ओवरऑल रिएक्शन हमें मिल जाती है। अब आपको मालूम है सेकेंडरी सेल वो सेल होता है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन है बेसिकली हमारे लिए क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, वाटर। अब आपको मालूम है इवापोरेशन एक जनरल प्रोसेस है। आपने देखा होगा जो इन्वर्टर की बैटरी घर में यूज़ होती है, जब भी अगर वो काम करना बंद करती है तो कभी भी मैकेनिक जो आता है इन्वर्टर की बैटरी को चेक करने के लिए, तो सबसे पहले वो वाटर लेवल इंडिकेटर चेक करता है। क्यों वाटर लेवल इंडिकेटर चेक करना ज़रूरी होता है, अगर यहाँ पे वाटर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी नहीं, क्योंकि एक रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा। अकेला लेड सल्फेट से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकती। जब आप बैटरी को चार्ज करोगे तो बेसिकली चार्जिंग प्रोसेस में आपको रिएक्शन ले जाना है बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपने लेड सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में आपका नीचे एज ए प्रेसिपिटेट बना हुआ है, अगर वाटर अवेलेबल होगा तभी आप इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाओगे, यानी कि बैटरी को आप क्या करोगे, चार्ज करोगे। तो बेसिकली चार्जिंग प्रोसेस की जो रिएक्शन है वो इस पर्टिकुलर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का अपोजिट है। तो चार्जिंग प्रोसेस की जो रिएक्शन है उसके लिए आपको लेड सल्फेट, ये तो पढ़ा ही है, बट इस पानी का होना ज़रूरी है।
तो अगर वाटर लेवल इंडिकेटर से पता चलता है कि पानी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो इसका मतलब बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही है और आपका इन्वर्टर फिर लगेगा वो काम नहीं कर रहा है। तो पहले वो वाटर लेवल मेंटेन करना होता है। तो जब वाटर लेवल मेंटेन हो जाता है फिर हम चार्जर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है और अगेन आपको तैयार होता है एनोड एंड कैथोड। और साथ में क्या बनेगा, 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव, दैट मीन्स आपको मिलेगा सल्फ्यूरिक एसिड अगेन। तो चार्जिंग की रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन है डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। तो आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। अब जो सेकेंडरी सेल हमें पढ़ना है दैट इज़ निकल कैडमियम सेल। ये जो सेल होता है दैट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन लेड स्टोरेज बैटरी। बट ये क्या होता है, ये बहुत ही लाइट होता है, इसीलिए ज़्यादातर इसे यूज़ करते हैं कैलकुलेटर में, पोर्टेबल पावर टूल्स में। ये भी एक वोल्टाइक सेल ही होता है। इसमें जो एनोड होता है वो बना होता है कैडमियम का, कैडमियम एनोड। और जो कैथोड होता है वो निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का कैथोड बना होता है। इसकी जो वोल्टेज सप्लाई होती है ये 1.4 वोल्ट का सप्लाई करता है, 1.4 वोल्ट। और इसकी जो रिएक्शंस हैं एट एनोड, एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है दैट इज़ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डायग्राम इसका मैंने आपको दे दिया हुआ है, डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आपको याद रखना है एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। और रिएक्शन कौन सी होती है, तो रिएक्शन एट एनोड कैडमियम विच इज़ ए सॉलिड एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन करके बनाता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अगेन सॉलिड, रिलीज़ करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन एट कैथोड, तो जो निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन और बनाएगा क्या, निकल हाइड्रोक्साइड प्लस 2OH माइनस। बैलेंस करेंगे तो ये 2, यहाँ पे भी 2। तो हम चाहें तो यहाँ से 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं, बट चूँकि हमें ओवरऑल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल ही करना है तो देयर इज़ नो नीड। इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे, 2OH माइनस कैंसिल होंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, कैडमियम सॉलिड प्लस 2NiOOH प्लस 2H2O फॉर्म कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 निकल हाइड्रोक्साइड। ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन। आप देखोगे यहाँ पे भी ओवरऑल रिएक्शन में कहीं पे आयंस नहीं है, तो यहाँ पे भी जो वोल्टेज सप्लाई होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वोल्टेज वी गेट फ्रॉम निकल कैडमियम सेल। कई जगह पे आपको अगर ये निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड की जगह पे अगर निकल ऑक्साइड लिखा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकल ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। जब हम निकल ऑक्साइड लिखते हैं तो हमारी कैथोड की रिएक्शन कुछ इस तरह की बन जाती है। तो आपको रिएक्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये भी रिएक्शन आप लिख सकते हो, रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है और ये एनाइडस फॉर्म में लिखा हुआ है, इतना ही डिफरेंस है। तो आई होप आपको अब निकल कैडमियम सेल भी समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है फ्यूल सेल। इस फ्यूल सेल में हमने एनोड लिया हुआ है कार्बन का विथ सुटेबल कैटलिस्ट। कैथोड भी है हमारा कार्बन का विथ सुटेबल कैटलिस्ट। ये कार्बन थोड़ा पोरस होता है।
और ये जो कैटलिस्ट लिया जाता है ये बेसिकली प्लैटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, ये सारे मेटल यूज़ होते हैं विच इज़ वेरी कॉस्टली। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट लिया होता है बेसिकली हम लेते हैं एक्वस KOH, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। और जो हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं वो हाइड्रोजन गैस इधर से सप्लाई करी जा रही है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर सप्लाई की जाती है फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब देखो ये हाइड्रोजन गैस एक तरफ से एंटर करेगी, दूसरे साइड से बाहर आएगी, बट इस एनोड पे हाइड्रोजन का होगा ऑक्सीडेशन। तो अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन एट एनोड इन फ्यूल सेल। अब देखो पहले जो डायग्राम में दिख रहा है मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, इसके बाद से रिएक्शंस कैसी आपके बुक में दी होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा तो आप कह सकते हो ये बनाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन आयन देखो ये माइग्रेट करता हुआ कहाँ पहुँच जा रहा है, कैथोड पे। अब रिएक्शन जो कैथोड पे होगी, तो कैथोड पे रिएक्शन, ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन आयन को रिसीव करके खुद को रिड्यूस करके बना लेगी H2O। अब अगर हम इस रिएक्शन को कैथोड की रिएक्शन और एनोड की रिएक्शन, अगर इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन लिखें तो इस एनोड वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी 2H2 प्लस O2 फॉर्म 2H2O। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये 4H प्लस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन में जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है, वाटर। जब ये रिएक्शन होती है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। आप देखो यहाँ से ये वाटर और हीट रिलीज हो रही है, इसी हीट का यूज़ आप किसी भी कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए कर सकते हो। और यहाँ पे देखो अब आप एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो आप देखो यहाँ पे एक बल्ब लगाया गया है जो ग्लो कर रहा है, तो यानी कि हमारा फ्यूल सेल वर्किंग में है। इस फ्यूल सेल से हम बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी कंस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए। और यहाँ पे अगर एक बल्ब सर्किट में लगा देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ से हम इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसमें सिंस हमारा बाई प्रोडक्ट वाटर बनता है तो कभी भी हमें इस फ्यूल सेल को यूज़ करने से कभी भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वाटर से पोल्यूशन नहीं होता। जबकि जो हम व्हीकल में या फैक्ट्रीज़ में जो हम कार्बन फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं उससे प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट होता है और पोल्यूशन प्रॉब्लम होती है। इस सेल से कभी पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं होती। अब एक रिएक्शन तो ये है जो इस डायग्राम में दिख रहा है, मैंने आपको वो समझा दिया। आई होप कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। कुछ रिएक्शंस आपको बुक में दी जाती हैं, वो रिएक्शंस भी हम देख लेते हैं। रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शंस ऐसे भी लिखी जाती हैं कि जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये खुद को बनाता है H2O, यानी कि ऑक्सीडाइज करता है और रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन एट कैथोड, अगर कैथोड की रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन और ख़ुद को रिड्यूस करता है। अब इन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड करें तो आप देखोगे सेम रिएक्शन आपको मिलेगी, आपको वही सेम रिएक्शन मिलेगी जो आपने अभी ऊपर लिखा हुआ था, 2H2 प्लस O2 फॉर्म 2H2O। यानी कि ओवरऑल रिएक्शन बेसिकली वाटर की फॉर्मेशन की रिएक्शन है, बट लिखने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो ये डायग्राम में जैसे रिएक्शन दिख रही है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको रिएक्शंस तो क्लियर हो गई होंगी। अब इस फ्यूल सेल से जो वोल्टेज सप्लाई हमें मिलता है वो मिलता है 0.9 वोल्ट का, इतनी सप्लाई हमें फ्यूल सेल से मिलती है। अब हमें देखना होता है कि फ्यूल सेल के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, अब देखो एडवांटेज नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, सिंस बाई प्रोडक्ट इज वाटर,
सिंस बाई प्रोडक्ट वाटर है, सो नो पोल्यूशन प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस सेल। दूसरा एडवांटेज क्या है? थ्योरेटिकली इट इज़ 100% एफिशिएंट, बट प्रैक्टिकली जब हम ऑब्जर्व करते हैं, इसकी एफिशिएंसी आती है 60 to 70%, जबकि आपको मालूम है जो एफिशिएंसी पावर प्लांट की आती है वो सिर्फ 40% होती है। तो अगर हम देखें तो नॉर्मल पावर प्लांट के मुकाबले में हमारा जो फ्यूल सेल है ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। और क्या एडवांटेज होता है? बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, because of continuous supply of hydrogen and oxygen, this cell never becomes dead. यूजली इसे ऑपरेट करते हैं 70 to 140 डिग्री सेल्सियस, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है। तो ये एडवांटेजेस हैं फ्यूल सेल के। बट आपको समझ में आ रहा होगा कि इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद भी हम फ्यूल सेल को बना क्यों नहीं पाते, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इसके कंस्ट्रक्शन में। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं वो भी हमें पूछी जाती हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स को जानने से पहले एक फार्मूला जो आपको आना चाहिए, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी भी यहाँ पे पूछी जाती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, और ये होता है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच। डेल्टा जी आपको मालूम है -NEF अपॉन डेल्टा एच। तो कभी अगर पूछा जाए तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर दोगे। देखो, पहली प्रॉब्लम तो ये है कि आपने देखा फ्यूल सेल में 3 फेज़ कॉन्टैक्ट है, तो प्रोवाइडिंग ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन 3 फेज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप देखो, जो गैसियस फेज में है वो कौन है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है, आपको बताया प्लेटिनम, पैलेडियम और सिल्वर। जो लिक्विड है वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड फेज़ में है, जो रिएक्टेंट है वो गैसेस फेज़ में है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो लिक्विड फेज़ में है। जिससे इन 3 फेज़ के कांटेक्ट में, इन 3 फेज़ के कांटेक्ट को मेंटेन करना, इन 3 फेजेस के कांटेक्ट को मेंटेन करना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, जिसकी वजह से ये सेल बन नहीं पाता ईजिली। कोरोसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड। जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है उसका कोरोसिवनेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी सेल बनाने में प्रॉब्लम आती है। तीसरा है हाई कॉस्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, इस वजह से भी हम इसे नॉर्मल डेली लाइफ के लिए नहीं बना पाते। फोर्थ इज प्रॉब्लम्स ऑफ हैंडलिंग फ्यूल्स एट लो टेम्परेचर। आपको मालूम है गैसेस को लिक्विफाई करना पड़ता है। लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा और प्रेशर को हाई करना पड़ेगा। उस फ्यूल को इस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हैंडल करना भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भरा होता है, इस वजह से भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता। आप देखो, अभी ऊपर आपने लिखा था यूजुअली टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 70 to 140 डिग्री सेल्सियस। आप गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो इन कंडीशंस की वजह से
सेल को बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसीलिए ज़्यादातर ये सेल यूज़ किए जाते हैं रॉकेट्स में। फ्यूल सेल इज़ यूज्ड इन रॉकेट। आई होप कि अब आपको फ्यूल सेल भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ऑल द 5 सेल्स जो हमने आज इस लेक्चर में पढ़े आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू बच्चों।